तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। हमने पिछली क्लास में देखा कि भारत के संवैधानिक चरण यानी ब्रिटेन किस तरीके से पहले व्यापार करने के इरादे से भारत में आती है, उसके बाद व्यापार के साथ वो राजनीतिक कदम उठाती है और उसके बाद फिर पूरी तरीके से व्यापार को खत्म करके राजनीतिक में आ जाती है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में आ जाती है। और वहां से भारत के संविधान में, क्योंकि हमें पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत के संविधान में जो हमारे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, इनका उदय कैसे हुआ, मंत्रिमंडल का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रपति या जो भी चीजें का उदय हुआ संविधान के अंदर, वो किन वजहों से हुआ, उन सभी चीजों की हम चर्चा इस अध्याय में हम करने वाले हैं। तो हमने देखा कि 1599 में यह कंपनी बनी थी, 1600 में कंपनी भारत में आई एलिजाबेथ प्रथम के प्रयास से, और 15 वर्षों के एक चार्टर एक्ट अधिकार पत्र लेकर कंपनी भारत आई थी, जो कि बाद में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और ये चलता रहा 1813 तक। कि उसके पहले 1813 से पहले ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं जाएगी सिवाय एक कंपनी के, कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। जब कंपनी आई थी तो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर। कौन था? अकबर थे। तो यहां पर उदय होता है कंपनी का 1599 में, 1600 कंपनी भारत आती है 15 वर्षों के अधिकार पत्र के लिए, बाद में इस अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है और 1813 तक चलता रहता है। 1813 में घटना होता है जो क्वेश्चन के पॉइंट में जो आपके परीक्षा उसमें बनता है कि कंपनी का एकाधिकार कौन से चार्टर एक्ट के तहत खत्म किया गया था, तो वो चार्टर एक्ट था 1813 में। लेकिन क्या सभी एकाधिकार खत्म कर दिए गए थे? नहीं, वहां चीन और चीनी का जो व्यापार है वो उस पर अपना एकाधिकार बना रहा था। यहां पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चीनी के साथ, चीन देश है उसके साथ और चीनी का व्यापार था, उसका जो एकाधिकार है वो बनाए रखा। किसने? सरकार ने, या जो वो कंपनी ने। दूसरा, 1833 में जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है, ये इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ लिया है कि भारत का गवर्नर जनरल कब बनता है? 1833 के अधिनियम के तहत, और वहां पर पूर्ण व्यापार को समाप्त कर दिया जाता है, यानी अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी और 1858 में कंपनी को भी समाप्त कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि कंपनी जो बनकर आई थी, अब उसको ब्रिटेन संसद अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, और जब वो कंट्रोल में लेना चाहती थी तो धीरे धीरे करते करते वो समय भी आ गया 1858 का, जब कंपनी को शासन करते करते ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। तो ये धीरे धीरे जो हुआ घटना जो घटी धीरे धीरे, ये किन कारणों से घट रही है, तो हमारे संविधान में इसका क्या फर्क पड़ रहा है, हम इन चीजों की बात करेंगे। तो यहां तक हमने देखा कि कंपनी यहां तक समाप्त कर गई, जो व्यापार के इरादे से आई थी अब व्यापार नहीं कर रही है। तो कंपनी क्या करती थी पहले? तो कंपनी के 24 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 24, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा करते थे, और यही कंपनी के कानून बनाते थे। यही कंपनी क्या बनाते थे? कानून बनाते थे। जो भी कानून है, नियम है, वो कौन बनाएंगे? कंपनी बनाएंगी। ये कब की बात है? ये 1858 से पहले की बात है, जब कंपनी ये कानून बनाती थी। यानी कंपनी के कौन से लोग थे? 24 सदस्य। ये 24 सदस्य कौन होते थे? जो वहां पर 500 पौंड का शेयर धारक हुआ करते थे कंपनी में, वो इसके कानून बनाते थे, और उनका चुनाव हुआ करता था। कि कौन से 24 सदस्य रहेंगे। तो उसके बाद एक और चार्टर एक्ट आता है 1726 का। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ? देखो, 1600 में जो कंपनी थी वही सारे कानून बनाती थी, लेकिन उनको धीरे धीरे लगने लगा कि अब हमारे कानून बनाने से हमें दिक्कत हो रही है, यानी हमें संचालन करने में कंपनी को दिक्कत हो रही थी। तो कंपनी ने कुछ अधिकार पत्र और दे दिए। किसको? गवर्नर को, वाइस। ठीक है। तो कलकत्ता, मद्रास और बंबई के गवर्नर जो हुआ करते थे, अब वो कंपनी के लिए क्या बना सकते थे? कानून बना सकते थे। तो क्वेश्चन बनता है कि कंपनी
को कंपनी ने गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार कब सौंपा? तो चार्टर एक्ट 1726। इससे पहले 1726 से पहले कंपनी के पास कोई भी चार्टर एक्ट था, लेकिन उसमें केवल कंपनी जो रूल बनाकर देती थी वही काम वो करते थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने देखा कि चार्टर एक्ट 1726 में कंपनी ने गवर्नर को विधि बनाने के लिए कुछ अधिकार सौंपे, जिसको हम कहते हैं अधिकार पत्र। उसी का नाम क्या है? चार्टर एक्ट। यानी हमने देखा कि चार्टर एक्ट किस प्रकार से आया, जो 20 वर्षों के लिए काम करता रहा। हर 20 वर्षों के बाद कंपनी के नए नए अधिकार पत्र आते गए, जिसमें कुछ ना कुछ प्रावधान होते गए जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज है और हमने उसको पढ़ा भी है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं तो कंपनी क्या चाहती है। तो 1757 का एक समय है, रेगुलेटिंग एक्ट है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, इसकी कुछ चीजों की चर्चा करते हैं। 1757 की घटना है जब प्लासी का युद्ध होता है। जब प्लासी का युद्ध होता है और उस युद्ध को कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज और भारत के किस नवाब के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। यह भी कमेंट करके बताना है कि अंग्रेज और किसके बीच हुआ। तो 1764 और 1757 के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है। यानी यह पहला कदम है जब अंग्रेज को भारत में राजनीतिक करने का मौका मिला। यानी भारत के अधिनियम, यानी भारत पर शासन करने का पहला जो अधिकार है या पहला जो स्टेप है, कदम है, वो यही मिला उनको। और उन्होंने इलाहाबाद की संधि करके ये प्रूफ कर दिया कि जब मुगल बादशाह का पूरा अधिकार पत्र खत्म हो गया भारत से, तो अपने हाथों में वो सारे पावर को ले लिए। और रॉबर्ट क्लाइव उस समय एक द्वैत शासन लागू करते हैं। जब द्वैत शासन लागू करते हैं तो राजस्व अपने पास रख लेते हैं और निजामत का काम नवाबों को दे देते हैं। ये 1770 के आसपास घटना है। जब द्वैत शासन लगा हुआ है तो कंपनी के कुछ नुमाइंदे कंपनी को पत्र लिखते हैं, भारत से पत्र लिखते हैं कि कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी घाटे में चल रही है। तो जब कंपनी घाटे में चल रही है तो लॉर्ड नॉर्थ थे उस समय वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया और उन्होंने देखा कि भारत में जाकर कंपनी की हालचाल का पता करे, क्योंकि जो ब्रिटेन संसद है वो कंपनी पर अब कंट्रोल बनाना चाहती थी। ये पहला कदम है, पहला प्रयास है जब कंपनी के ऊपर ब्रिटेन संसद अपना नियंत्रण बनाना चाहती थी। देखो, नियंत्रण बनाना कब चाहती थी? 1773 के समय की बात है। लेकिन नियंत्रण कब हो गया? 1858 में, 100 सालों के बाद वो जो है वो अपने अंडर ले लिए, तभी ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। यानी प्रथम प्रयास जो है वो 1757 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले उन्होंने कहा कि हमें हानि हो रही है कंपनी को, तो कंपनी में कुछ पैसे की जरूरत है। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बैठाई, गुप्त कमेटी, और उस गुप्त कमेटी को भारत भेजा। और भारत भेजने पर उन्होंने पाया कि यहां पर द्वैत शासन और भ्रष्टाचार दो ऐसे कारण हैं जो कंपनी को नुकसान में ले जा रही है। तो भ्रष्टाचार का मतलब क्या है कि कंपनी के लोग ही कंपनी के पैसों को गलत उपयोग कर रहे थे, गलत व्यापार कर रहे थे। तो कंपनी ने जब वहां पत्र लिखा तो उसको अस्वीकार नहीं किया गया। इससे पहले उसको सीक्रेट कमेटी के द्वारा जांच प्रक्रिया से गुजारी गई और गुजरने के बाद यह पता चला, ब्रिटेन संसद ने कहा कि कंपनी को अब रेगुलेट करने की जरूरत है। कंपनी को अब रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण, यानी कंपनी को अब रेगुलेट यानी नियंत्रण करने की जरूरत है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट निकल कर आता है और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो हमारे प्रावधान है वो क्या क्या हुए उसकी बात हम यहां करेंगे। यानी रेगुलेटिंग एक्ट आने का जो मेन कारण था वो गुप्त कमेटी की जांच, और दूसरा कारण था गुप्त कमेटी बैठाई क्यों गई थी? क्योंकि संसद चाहती थी कि जो ब्रिटेन की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी,
वो हमारे कंट्रोल में हो। अब वो किसके कंट्रोल में हो? तो हमने देखा कि द्वैध शासन से कंपनी हार नहीं हो रही थी, तो लॉर्ड नॉर्थ जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो वहां पे सीक्रेट कमेटी का गठन करते हैं और जांच के लिए भारत में अपने कुछ सदस्य को भेजते हैं, जहां से उनको पता चलता है कि भारत में द्वैध शासन और दूसरा क्या, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये दो कारण है जिससे कंपनी को हानि का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लॉर्ड नॉर्थ ने वहां का संसद, ब्रिटेन की संसद ने ये कहा कि अब कंपनी को क्या करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। यानी कंपनी के ऊपर अब संसद नियंत्रण करना चाहती थी, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से निकल कर आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से निकल कर आता है, तो वहां पर पहला जो काम होता है वो क्या होता है कि जो गवर्नर थे, बंगाल, मद्रास और बंबई, उनके 3 अलग अलग गवर्नर थे, उन गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी गवर्नर को पूरे तीनों लोगों का यहां पर गवर्नर बना दिया गया। किसको? वैरेन हेस्टिंग को। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? वैरेन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वैरेन हेस्टिंग। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर को बनाया गया वैरेन हेस्टिंग को, और वैरेन हेस्टिंग को बोला गया कि आप अब तीनों कंट्रोल करोगे। यानी पूरे मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीनों प्रेसिडेंसी आपके कंट्रोल में है। यानी यहां से एक चीज पता चलता है, शक्ति का केंद्रीकरण। शब्द पता है केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या होता है? ध्यान दो, जब कोई एक केंद्र है और जब सारी शक्तियां किसी एक के पास चली जाए तो वो होता है तो शक्ति का केंद्रीकरण होता है कि शक्ति का एक केंद्र में स्थिर हो जाना। यानी अब जो बंगाल, मद्रास और बंबई है, तीनों को एक जगह कर दिया गया बंगाल के पास, तो इसको क्या कहा जाता है? शक्ति का, यानी शक्ति का केंद्रीकरण का उदय किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ? 1773। यानी पहली बार शक्ति का केंद्रीकरण यहां होता है और वैरेन हेस्टिंग को बोला गया कि आप प्रत्येक मामले नहीं, कुछ मामले आपको सौंपे जाते हैं। लेकिन यहां से शक्ति के केंद्रीकरण का पता चलता है कि संविधान में शक्ति का केंद्रीकरण यहां से आया। कहां से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। उसके बाद गवर्नर जनरल के लिए क्या कर दिया गया कि 4 सदस्य बना दिया गया। पहले 24 सदस्य कौन थे? कंपनी के थे। लेकिन अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया तो उस गवर्नर जनरल के लिए अब 4 सदस्य टीम कर दिए गए, और 4 सदस्य टीम करने के बाद गठन किया गया। तो जब किसी भी वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य गठन हो जाता है तो उससे बोलता है कार्यपालिका। यानी यहां से कार्यपालिका का भी उदय होता है। केंद्रीकरण का उदय भी 1773, कार्यपालिका का उदय भी 1773। जब कार्यपालिका का उदय होता है तो यहां पर निर्णय क्या गवर्नर ले सकता था? नहीं, यहां पर उस सदस्य की टीम लेते थे जिसमें बहुमत होता था 3 और 1 का। 3 और मान लो 4 सदस्य अगर 3 ने उस पर सहमति जताई तो ही वो पत्र, यानी वो जो अधिकार पत्र है, जो एक्ट है, वो पारित होता था नियम, अदरवाइज नहीं होता था। मान लो कि अगर वो निर्णय बराबरी पर अटक जाए तब उसमें वायसराय को वोट देने का अधिकार था। यानी तब वायसराय अपना मत वहां पर देकर उस चीज को कर सकता था। लेकिन वायसराय उसको खत्म नहीं कर सकता था, उसको निरस्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वायसराय के पास अभी तक वीटो पावर नहीं है। अभी तक वीटो पावर किसके पास है? कंपनी के पास है। यानी ये कुछ घटनाएं घटती है यहां पर, तो कार्यपालिका का उदय होता है। यहां पे किसका उदय होता है? कार्यपालिका का उदय होता है। और क्या बंगाल का गवर्नर जनरल इस निर्णय को काट सकता था? नहीं काट सकता था, क्योंकि उसके पास वो वीटो पावर नहीं थी। अब दूसरा काम होता है, बंगाल के अंदर एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है, जो 1757 में फोर्ट विलियम था, उसी को न्यायालय के रूप में बनाया जाता है। और वो न्यायालय का मतलब होता था अभिलेख न्यायालय। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था वो क्या था? तो वो अभिलेख न्यायालय था। क्या था अभिलेख न्यायालय? जहां पर कागजों को रखा जाता था। किसको? पेपर्स को। जो भी आप न्याय सुनेंगे या जो भी न्याय, आज भी देखो सुप्रीम कोर्ट में
कोई केस होता है तो केस को अच्छे से सुरक्षित रखकर उसको रख दिया जाता है, और पूरे देश में जब ऐसा कोई और केस होता है तो उसको दिखाने के लिए, वहां पर प्रस्तुत करने के लिए उस चीज को लाया जाता है कि ऐसा केस एक इस जगह हुआ था तो उसमें यह सजा मिली थी, तो आपको भी यही सजा मिलेगी। यानी कुछ ऐसे कोर्ट, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, अभिलेख को क्या बोलते हैं, कोर्ट्स ऑफ, यानी वहां रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी न्यायालय होंगे, जो भी न्यायालय होगा उसको रिकॉर्ड लिखा जाता था कि जो भी न्याय होगा उसका रिकॉर्ड रखेंगे, और जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड है उसको रखा जाएगा यहाँ पे, यानी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसका उदय होता है 1773 में, लेकिन बनता कब है, 1774 में। तो पूछा जाता है उदय 1773, स्थापना कब हुआ, 1900। इसी तरीके से जब यहाँ होता है तो इसके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं कौन, एलिजा इम्फे, और इनके साथ तीन न्यायाधीश और बनते हैं। एलिजा इम्फे को उस सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का क्या बनाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, और तीन अन्य न्यायाधीश उनके साथ शामिल कर लिए जाते हैं। तो यहां से न्यायपालिका का उदय का पता चलता है कि हाँ, भारत में भी न्यायपालिका का उदय हो सकता है, यही माना जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि आज भी सर्वोच्च न्यायालय है और आज भी सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय ही होता है। तो यहां से किसका पता चला, न्यायपालिका का। कार्यपालिका का पता कहां चला, यहीं से। न्यायपालिका का पता यहीं से। तो इसके परिणाम क्या निकले कि भारत में केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हुआ। मैंने बताया कि केंद्रीकरण हुआ क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का हेड बना दिया गया, तो इससे केंद्रीकरण हो गया सरकार का। कार्यपालिका का उदय हुआ क्योंकि जब वायसराय बने, वो गवर्नर बने बंगाल का, उसके 4 सदस्य बना दिए गए, तो वहां से कार्यपालिका का गठन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय बनाते ही न्यायपालिका। ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत को नियंत्रण करने का प्रथम प्रयास भी हुआ। तो इसके परिणाम निकले। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि भारत में कार्यपालिका का गठन क्या उदय कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है, या कौन से एक्ट के तहत होता है, कौन से अधिनियम के तहत होता है, तो 1773। ये सारे चीजें एक एक पॉइंट जो आपके लिखा है यहाँ पे, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और लिखित दस्तावेज लाया गया था पहली बार, क्योंकि अभिलेख रिकॉर्ड जब रखा जाएगा तो लिखित होगा, यानी पहली बार लिखित दस्तावेजों को रखने जाने का प्रयास यहीं पे शुरू हुआ था। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इसी में आपके जो भी हमारे संविधान है उसकी मूल प्रति यही दिखाई देती है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, अभी तक विधायिका नहीं है, अभी तक विधायिका नहीं आया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो इसमें कुछ कमियां भी रही होंगी, तो वो कमियां कौन सी थी, वो कमियां थी कि जो गवर्नर जनरल थे उनके साथ 4 सदस्य बना गए थे, और सर्वोच्च न्यायालय को बोल दिया गया था कि आप न्याय भी करोगे, और इधर से वायसराय को भी, गवर्नर को भी, बंगाल गवर्नर जनरल है उसको भी बोला गया था कि आप भी न्याय करोगे, लेकिन इसके पास न्याय और राजस्व दोनों थे। तो इसमें द्वेष होने की भावना क्या थी कि मान लो ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये न्याय के लिए जाएगा, अगर कोई राजस्व नहीं दे रहा है या राजस्व में कोई गड़बड़ी कर रहा है तो ये केस कहां जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अब राजस्व का काम पूरा गवर्नर के पास है, तो अगर ये केस वहां जाता है तो दोनों के बीच क्या होगा, द्वेष होगा। तो इसकी कमियां रही कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो द्वेष है वो चलता रहा, ये इसकी कमियां रही। दूसरा, भारत के धर्म और रीति रिवाज के मामले, भारत के धर्म और रीति रिवाज के मामले इसमें नहीं शामिल किए गए थे, तो इसके कुछ कमियां भी रही। इन्हीं कमियों की वजह से भारत के अंदर एक दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में वो भारत में आता है, और उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं। लेकिन कंपनी ने कौन कौन से नियंत्रण बनाए उसको देख लेते हैं। तो कंपनी का नियंत्रण जो था वो क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होता था उसमें कितने सदस्य होते थे, पहले 500 जो शेयर धारक देते थे, अब कितने देंगे, अब 1000 पाउंड देंगे पहला। दूसरा, सदस्य जो होंगे ना 1/4, पहले क्या होते थे कि 24 सदस्य एक साल में खत्म हो जाते थे, लेकिन अब क्या होंगे, अब 24 सदस्य होंगे ना, उसमें से 1/4 सदस्य ही, यानी 6 सदस्य ही अब सेवानिवृत्त होंगे, और जो अगले 6 आएंगे वो चुनाव होकर फिर से आएंगे। यानी इस तरीके से कार्यकाल जो था वो एक
सदस्य का 4 सालों के लिए हो गया। यानी जो सदस्य पहले 1 साल कार्य करता था अब वो कितने साल करेगा? 4 साल करेगा। यानी कंपनी ने यहां पर अपना नियंत्रण शुरू कर दिया। और उनको जब भ्रष्टाचार का पता चला था तो उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी एक नियम लगाया कि बिना लाइसेंस के कर्मचारी, कोई अगर ब्रिटेन की कर्मचारी है वो बिना लाइसेंस का अपना व्यापार भारत में नहीं करेगा, ना ही कोई रिश्वत लेगा। ये नियंत्रण कंपनी ने अपने ऊपर बनाया। यानी ये पहला प्रथम प्रयास है जब ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण बनाया। तो यही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसकी कुछ अच्छाइयां भी थी, बुराइयां भी थी, जो भारत में संवैधानिक विकास लेकर आया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्ट ऑफ सेटलमेंट।